360 में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जिम मैटिस का गैर एलानिया दौरा अफगानिस्तान। शाम में हुकूमत मुखालिफिन के आखिरी ठिकाने पर बड़े हमले की तैयारी और एक ऐसा क्लासरूम जहां सभी तालिब इल्म पनाह गुज़ीन हैं। ट्रंप इंतजामिया की सिफारती और दिफाई लीडरशिप का दौरा जनूबी एशिया मुकम्मल हो गया। भारत और पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, इसके अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से ये है प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। पहले आज की अहम खबर। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने आज अफगानिस्तान का गैर एलानिया दौरा किया और काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और गैर मुल्की अफवाज के नए कमांडर जनरल स्कॉट मिलर समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें की। अफगान सदारती महल के मुताबिक अफगान रहनुमाओं ने अमरीकी वज़ीर दिफा से जनूबी एशिया के लिए अमरीकी हिकमत अमली, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर बातचीत की। इस दौरे में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डनफोर्ड भी अमरीकी वज़ीर दिफा के हमराह थे। इस हफ्ते भारत जनूबी एशिया के आसमान पर पहला मुसल्लह हाईटेक ड्रोन उड़ाने वाला मुल्क बनने के कुछ और करीब हो गया। ये ड्रोन उसे अमरीका फराहम करेगा और इसका नाम है प्रेडेटर गार्डियन ड्रोन। ये मुआहदा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेयो और अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस के हालिया दौरे भारत में तय पाया। प्रेडेटर सीरीज़ के ये ड्रोन्स कम से कम 40 घंटे तक परवास की सलाहियत रखते हैं और 40,000 फुट की बुलंदी को छू सकते हैं। भारत को मिलने वाले ड्रोन्स पर मिसाइल भी नस्ब किए जा सकेंगे। भारत और अमरीका के दरमियान 22 ड्रोन्स की खरीदारी से मुतल्लिक बातचीत एक अरसे से जारी थी, लेकिन बहरे हिंद पर नज़र रखने के लिए भारत को पहले जो ड्रोन्स बेचे जाने थे वो गैर मुसल्लह होते। अमेरिका ने मुसल्लह ड्रोन्स फरोख्त करने का फैसला कुछ ही माह कबल किया, लेकिन ड्रोन्स देने से पहले वो भारत के साथ हाईटेक सिक्योरिटी कम्युनिकेशन का एक मुआहदा करना चाहता था। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इस तरह अमेरिका उसकी दिफाई नक़्ल व हरकत पर नज़र रख सकेगा, लेकिन अमेरिका की इस यकीन दहानी के बाद कि मुआहदा सिर्फ अमेरिकी दिफाई साजो सामान पर लागू होगा, न कि रूसी हथियारों पर भी, भारत और अमेरिका ने कल कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट या कॉमकासा नामी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इस मुआहदे के तहत अमेरिका भारत को अस्करी नौयत का मवासलाती साजो सामान देगा और दोनों मुल्कों की अफवाज महफूज तरीके से हसास मालूमात का तबादला कर सकेंगी। लेकिन रूस से मिसाइल और दिफाई निज़ाम की खरीदारी पर भारत को अमेरिका से सदारती इस्तस्ना फ़िलहाल नहीं मिला। अमेरिका ने कॉमकासा के ज़रिए भारत को तो एक अहम दिफाई पार्टनर का दर्जा दे दिया। अमेरिकी अहदेदारों से मुलाकात में पाकिस्तान को क्या मिला? पाक अमेरिका ताल्लुकात को नए सिरे से परवान चढ़ाने की बात तो हुई, लेकिन पाकिस्तान के लिए अमेरिकी इमदाद की बहाली का कोई फैसला नहीं हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान पर जोर दिया गया कि वो दहशत गर्दों और शिद्दत पसंदों के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करे और दोनों मुल्क माजी में कराई गई यकीन दहानियों और समझौतों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दावा है कि दो तरफ़ा ताल्लुकात में हाल तातुल ख़त्म हो गया है और अमेरिका ने पाकिस्तान से दहशत गर्दी के मामले पर डू मोर का मुतालबा नहीं किया। तो भारत के साथ हासिल होने वाली अहम दिफाई पेशरफ्त और पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव अमेरिका जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को कैसे मुतासिर कर रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे सिक्योरिटी उमूर के माहिर कामरान बुखारी से। कामरान, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो यही बताइए कि अमेरिका ने भारत को मुसल्लह ड्रोन्स देने का फैसला क्यों किया और इसका क्या नतीजा हो सकता है खित्ते में जो हथियारों की जंग जारी है उस पर। मेरे ख्याल में इस वक्त कामरान मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहे, या कम से कम मैं कामरान की आवाज़ नहीं सुन पा रही। आपको मेरी आवाज़ जी आ रही? कामरान, अब मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। तो जो आर्म्स रेस है, हथियारों की जो एक रेस चल रही है जनूबी एशिया में, उस पर क्या असर पड़ सकता है इसका? देखें, पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने ये फैसला जो है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर किया है और बुनियादी जो है ना वजह ये है कि देखें, जब भी कोई मुल्क जो है वो उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल जो बेस है वो इस लेवल तक जो है वो एडवांस कर जाता है कि वो बड़ी ताकतों की निगाहों में आता है और बड़ी ताकतें जो हैं उसको शेप करना चाहती हैं, कंट्रोल करना चाहती हैं, तो वो इस किस्म के मुआहदे करती हैं ताकि ऐसा ना हो कि किसी खित्ते के अंदर कोई भी ताकत मुस्तकबिल के अंदर ऐसी सलाहियत हासिल कर सके जिससे कि जो मेजर पावर्स हैं, आलमी ताकतें हैं, उनको को ख़तरा लाहक हो। तो ये एक तरह से भारत को अम्ब्रेला के अंदर लाने की कोशिश की गई है और जाहिर है इसमें लेन देन होती है, तो ड्रोन दिए जाते हैं, इसमें जो है मिसाइल भी लगाए जा सकते हैं, तो ये लेन देन का हिस्सा है। तो जहाँ तक तो जो बैलेंस ऑफ पावर का जो ताल्लुक है, देखें ये बैलेंस ऑफ पावर जो है वो कुदरती तौर पे वो एक इम्बैलेंस में की शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये आज की बात नहीं है, ये कई दिहाइयों से चला आ रहा है। पाकिस्तान
اور بھارت جو ہے دو بڑے ملک ہیں جنوبی ایشیا کے اندر. پاکستان کی اقتصادی صورتحال ایسی ہے کہ وہ اس بیلنس آف پاور کو مینٹین نہیں کر پا رہا. ماضی کے اندر اس بیلنس آف پاور کو آرٹیفیشلی مینٹین کرنے کے لیے، اور یہ کولڈ وار کی لاجک تھی کہ امریکہ پاکستان کی پشپنائی کرتا تھا، ساز و سامان دیتا تھا، ہتھیار دیتا تھا، فوجی اور جو مالی امداد ہے وہ دیا کرتا تھا. اب حالات بدل چکے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ کنورج نہیں ہو رہے، کنورج ہونے کی بجائے ڈائیورج ہو چکے ہیں. اس وجہ سے جو ہے یہ ایک قدرتی نئی جو سٹیج ہے اس امبیلنس آف پاور کی وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس نئی صورتحال میں پاکستان امریکہ سے کیا توقع کر سکتا ہے؟ بیکاز پاکستان کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ امریکہ بات کرے تاکہ پاکستان کی جو مشرقی سرحد پہ تناؤ ہے وہ کم ہو سکے. اب جب بیلنس ویسے ہی نیچرلی بھارت کی فیور میں ٹلٹ ہوا ہے اور امریکہ نے مزید اس کے ساتھ یہ ایک اور سٹیپ آگے لیا ہے، پاکستان کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے پھر امریکہ سے؟ پاکستان کا جو ہے وہ اب مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو اپنا پولیٹیکل اور ملٹری ایلیٹ ہے ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو ایک طرح سے زبردستی کی ریس ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ اور برابری کا مقابلہ کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، جو جس کو ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ منیمم ڈیٹرنس کی لینگویج یوز کرتی ہے، تو وہ جو ہے وہ بغیر اقتصادی صورتحال کو بہتر کیے ہوئے وہ تو ہو نہیں سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے بنیادی ضروریات ابھی پورے نہیں ہوئے. تو ان بنیادی ضروریات کو پورے کیے بغیر تو عسکری لیول پہ اور ایڈوانسڈ ہتھیار کے لیول کے اوپر تو پاکستان اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اور امریکہ سے امداد کی بھی جو امید ہے وہ اس طرح تو وہ اس کی ریسپروسٹی نہیں ہوگی. کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو بہت اختلافات ہیں. ٹھیک ہے، جو ہے سیکرٹری پومپیو اور جنرل ڈنفرڈ کے بہت خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی، وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن جو انڈر لائنگ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس ہوتے ہوتے وقت لگے گا. اب یہ بتائیں کہ یہ دورہ ہوا بہت اہم تھا کیونکہ جس طرح کے تعلقات پاکستان اور امریکہ کے چل رہے تھے اس میں اتنی ہائی لیول لیڈرشپ کا پاکستان جانا اپنے اندر ایک بڑی بات تھی. لیکن یہ اب دورہ مکمل ہو گیا، کیا پاکستان سے امریکہ پالیسیز میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع کر سکتا ہے؟ دیکھیں، آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسیز کی تبدیلی ہے وہ آ چکی ہے. امریکہ نے یہ کھل کر یہ کہہ دیا کہ بھئی دیکھیں ہم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. طالبان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ ہمارے جس تھنک ٹینک سے میں وابستہ ہوں، سینٹر فار گلوبل پالیسی، ہمارے ایک سینئر فیلو ہیں کرسٹوفر کلنڈا جو سابق مرین ہیں جنہوں نے بڑے ٹورز کیے ہیں افغانستان کے، وہ اس وقت اب طالبان کے ساتھ بیک چینلز میں جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں. تو وہ تو جو ڈیمانڈ تھی پاکستان کی کہ جی آپ کوئی عسکری جو ہے نا اس کا حل نہیں ہے، بات چیت کے ذریعے افغانستان کا حل کیا جائے، وہ تو پہلے سے امریکہ کر رہا ہے. اب سوال یہ کہ بال پاکستان کے کورٹ کے اندر ہے کہ پاکستان اس میں کس طریقے سے شرکت کرے گا. آلرائٹ، اور یہی اب آگے دیکھنا باقی ہے. کامران بخاری سیکیورٹی اینالسٹ ہمارے ساتھ ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت کا دورہ تو کیا اس ہفتے، لیکن وہ افغانستان نہیں گئے. بہرحال جنوبی ایشیا کے دورے کا بڑا مقصد ان کے لیے افغانستان میں امریکی حکمت عملی کو آگے بڑھانا ہی تھا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا دورہ پاکستان کے بعد بھارت میں گرم جوشی سے استقبال کیا گیا. بھارت یا پاکستان، ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے دوروں کا فوکس افغانستان تھا. افغانستان کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے ہمیں جو کام کرنا ضروری ہے اس کا ہم سب کو علم ہے، اور جو یقینی طور پر افغانستان کو فائدہ دینے کے ساتھ امریکہ اور پاکستان کو بھی فائدہ دے گا. افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کئی ناکام کوششوں کے بعد کچھ ماہرین کو یقین ہے کہ امن عمل کو پھر سے شروع کرنے کے لیے یہ مناسب موقع ہے. سینٹر فار اسٹریٹجک اور انٹرنیشنل اسٹڈیز سے منسلک رابن ریفل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان عوام جنگ اور طالبان سے بیزار آ چکے ہیں. اس وقت افغانستان کے بکھر جانے اور اس کے دوسرا شام بن جانے کے حوالے سے خدشہ پایا جاتا ہے. اس سے تمام اسٹیک ہولڈرز کی توجہ اس مسئلے پر مرکوز ہو گئی ہے. اس لیے میں کہوں گی کہ اس وقت موقع ہے، اور پاکستان میں نئی حکومت کے آنے سے اس کے لیے بھی اپنی حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لینے کا اچھا موقع ہے. مائک پومپیو نے رپورٹرز کو سابق امریکی سفارتکار زلمے خلیلزاد کی افغان امن کے لیے خصوصی مشیر کے طور پر تقرری کی وجہ بتاتے ہوئے بھی یہی کہا کہ اس کا مقصد افغانستان پر مفاہمت کی کوششوں کو بڑھانا ہے.
अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। शाम में बागियों के ज़ेर कब्ज़ा आखिरी सूबे इदलिब में हुकूमत ईरान और रूस की मदद से बड़े हमले की तैयारी कर रही है। इलाके में तकरीबन 30 लाख अफराद आबाद हैं और लड़ाई की सूरत में इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। इस सिलसिले में एक जानिब रूस, ईरान और तुर्की की क़यादत ने तेहरान में मुलाकात की। तुर्की बागियों की हिमायत करता है और उसे खदशा है कि लड़ाई के नतीजे में बड़ी तादाद में लोग इसकी सरहदों में पनाह लेंगे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास आज न्यूयॉर्क में हो रहा है। काउंसिल के 10 गैर मुस्तकिल रुकन मुल्कों ने एक मुश्तरका बयान में तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो एहतियात से काम लें। अपने मुल्क में खाना जंगी की हकीकत दुनिया को दिखाने वाले शामी सहाफ़ी उमर अल-मक़दाद इन दिनों लाखों शामियों में से एक हैं जो आज पनाह गज़ीनों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी साथी सबा शाह खान ने उनसे इस तजुर्बे के बारे में बात की। आइए देखते हैं। ये है उमर अल-मक़दाद, जिन्होंने शाम की हुकूमत के खिलाफ लिखने के जुर्म में जेल काटी, मुल्क बदर हुए और तुर्की में पनाह गुज़ीनी की ज़िंदगी भी गुजारी, और वो पनाह गुज़ीनों के हालात पर CNN के लिए रिपोर्टिंग भी करते रहे। शाम के लोगों का एतबार अल्फाज पर से उठ चुका है। मीडिया में इस्तेमाल होने वाले मजम्मत के अल्फाज, महज मजम्मत करके आप लोगों की जानें नहीं बचा सकते। इन मासूम जानों को बचाने के लिए आपको कुछ करके दिखाना होगा। उमर अल-मक़दाद कहते हैं कि सबसे पहले ये रेफ्यूजीज इंसान हैं। इनमें से ज़्यादा तादाद पढ़े लिखे, मिडिल क्लास और मेहनती लोगों की है, जिन्हें भयानक हालात में दरबदर होना पड़ा है। जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं, देखो, जब हमारा अच्छा वक्त था तो हमने दूसरों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। जब शाम का शुमार बड़े मुल्कों में होता था तो हमने इराकी, लबनानी, चेचन, सोमाली, सूडानी और दूसरे मुल्कों के लोगों को पनाह दी थी। हमने हमेशा पनाह गुज़ीनों का इस्तकबाल किया। वो कहते हैं कि पनाह गुज़ी होने का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी साकित हो गई है। सिर्फ 3 वक्त की रोटी और एक खेमा आपका हाल और मुस्तकबिल बन जाता है। एक शख्स के 3 बच्चे थे। उससे मुझसे कहा, मैं कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता हूँ। मैं अमेरिका या यूरोप में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। शाम उन 6 मुस्लिम ममालिक में शामिल है जिनके शहरियों पर सदर ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमेरिका सफर पर पाबंदी लगाई गई है। जंगी पनाह गुज़ीनों की जानिब अमेरिका की सिर्फ इंसानी और अखलाकी जिम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि जेनीवा कन्वेंशन के मुताबिक अमेरिका कानूनन भी जिम्मेदार है। वो कहते हैं कि अगर आप सीरिया के ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर खुद से सवाल करें कि आलमी बरादरी ने शाम के लोगों के लिए क्या किया, तो जवाब आपको खुद मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि वो शाम में दहशतगर्दी को महज मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो दहशतगर्दी के खात्मे में सीरियस होते तो इसका आगाज असद हुकूमत से करते, जो खुद दहशतगर्द है। आप बच्चों पर किए गए इस हमले को क्या कहेंगे? उमर अल-मक़दाद कहते हैं कि शाम की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ इनकलाब सिर्फ शाम के लोगों पर लाजिम नहीं, बल्कि इसका हक आलमी दुनिया को भी है, क्योंकि हिटलर के बाद हमने कहा था कि हम फिर कभी इंसानियत के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। किसी भी नए मुल्क में ज़िंदगी शुरू करने की राह में एक नई ज़ुबान बड़ी रुकावट बन सकती है। अमेरिका में पनाह गज़ीन इतनी अंग्रेज़ी सीख लें कि अपने पाँव पर खड़े हो सकें, इसके लिए हुकूमत की मदद से मकामी कॉलेजेस में खुसूसी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। मेरे साथ चलिए एक ऐसे क्लासरूम में जहां एशिया, लातीनी अमेरिका और अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म मिलकर एक नया सबक पढ़ रहे हैं।
फरिश्ता आरिफी कुछ ही माह कबल अफगानिस्तान से अमेरिका आई हैं। अपने आबाई वतन में वो फारसी पढ़ाती थी, लेकिन अमेरिका आकर उन्हें अंग्रेजी का तालिब इल्म बनना पड़ गया। मैं अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ ताकि कंप्यूटर वाली नौकरी मिले। किसी होटल या रेस्टोरेंट में नौकरी नहीं करनी मैंने। फरिश्ता उन हजारों पनाह गजीनों में से एक हैं जो अमेरिका बेहतर जिंदगी के ख्वाबों के सिवा शायद ही कुछ लेकर आते हैं। पनाह गजीनों की आबादकारी के जिम्मेदार इदारे इन्हें यहाँ कलील मुद्दत के लिए माली इमदाद तो देते हैं, लेकिन ये खुद पनाह गजीनों की जिम्मेदारी होती है कि वो जल्द अज जल्द कोई नौकरी हासिल करें, और अमेरिका में नौकरी के लिए ज़रूरी है अंग्रेज़ी। नौकरी के हर इश्तिहार में लिखा होता है कि अंग्रेजी बोलने की सलाहियत होना ज़रूरी है। रूट्स जैसे पनाह गुज़ीन मदद के लिए जा सकते हैं अंग्रेजी की खुसूसी क्लासों में, जैसी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के करीब प्रिंस जॉर्जेस कम्युनिटी कॉलेज में हर रोज़ पढ़ाई जाती हैं। यहाँ तालिब इल्मों को उनकी उम्र नहीं बल्कि अंग्रेजी के उनके इल्म की बुनियाद पर क्लासों में तकसीम किया जाता है। असातिज़ा मुख्तलिफ सरगर्मियों की मदद से उन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाली सूरत हाल से अंग्रेजी में निमटना सिखाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन्हें वो अल्फाज सिखाएं जिनकी उन्हें आम जिंदगी में ज़रूरत पड़ सकती है, और हर कोई देख सकता है कि जो अल्फाज वो एक दिन सीखते हैं उन्हें वो दूसरे रोज़ किसी से गुफ्तगू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। विफाकी फंड से मुल्क भर में चलाई जाने वाली ऐसी क्लासें आमतौर पर पनाह गुज़ीनों के लिए मुफ्त होती हैं, लेकिन रियासती हुकूमत कॉलेज से तालिब इल्म की हाजिरी का हर हफ्ते रिकॉर्ड लेती है। मेरे ख्याल में हुकूमत जानना चाहती है कि कौन क्लास में आ रहा है, और फिर वो उनकी आबादकारी के लिए जिम्मेदार इदारे से रब्ता करके पता कर सकती है कि किसने क्लास में आना क्यों छोड़ दिया है, तालिब इल्म बीमार है या उसे नौकरी मिल गई है। असातिज़ा कहते हैं कि बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद पनाह गज़ीन तालिब इल्म न सिर्फ बाकायदगी से पढ़ने आते हैं बल्कि मस्बत रवैये का मुजाहरा भी करते हैं, जैसे सूडान के इलाके दारफूर से आने वाले नूरुद्दीन हसन। मुझे सीखने में मजा आ रहा है, अंग्रेजी मुश्किल नहीं, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। अमेरिका में मजहबी बुनियाद पर पनाह हासिल करने वाले पाकिस्तानी अनवर शहजाद कहते हैं कि बाकायदगी से आने की एक वजह असातिज़ा का पढ़ाने का अंदाज भी है। यहाँ फ्रेंडली हम काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझा सकता है टीचर। अमेरिका आने वाले पनाह गज़ीनों की जिंदगी उससे तो बहुत मुख्तलिफ होगी जैसी वो अब तक गुजार चुके हैं। उन्हें अंग्रेजी जुबान की तालीम देकर अमेरिकी कोशिश कर रहे हैं कि पनाह गज़ीनों की नई जिंदगी पहले से बेहतर भी हो। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। 70 की दहाई में अमेरिका में स्याह फाम और हिस्पानवी कम्युनिटी में ब्रेक डांस का आगाज़ हुआ था। ये नौजवानों के लिए इजहार का एक अंदाज था और अब भी है, लेकिन आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं दुनिया के कई और मुल्कों में भी नौजवान इसमें कमाल दिखा रहे हैं और पाकिस्तानी भी उनसे पीछे नहीं। आइए चलते हैं कराची। कराची के इन नौजवानों के फन को देखकर लगता है कि इन्होंने इस डांस की कहीं से तरबियत ली होगी, मगर जनाब ऐसा नहीं। बी बॉइंग करते हैं, बेसिकली एक डांस का फॉर्म है, ये आर्ट फॉर्म है बी बॉइंग, जिसमें एक्रोबैटिक मूव्स वगैरह होते हैं और इसका स्कोप तो बाहर बहुत है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसका पाकिस्तान में भी जो है वो स्कोप बने। ट्रेनिंग नहीं ली हम लोग ने, बस
مووز کے بارے میں ہم نے تھوڑی اسٹڈیز کی ہوئی ہے یوٹیوب وغیرہ پہ, اور ان کو سرچ کرتے ہیں, ان کو ٹیوٹوریلز وغیرہ دیکھتے ہیں ہم لوگ, تو اسی ذریعے سیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی کوئی سکھانے والا تو کوئی نہیں ہے. سائٹ میٹرو ویل کے رہائشی برکت علی نے سب سے پہلے اپنے اس انوکھے شوق کو محلے کے نوجوانوں تک پھیلایا. یوں ان کی دیکھا دیکھی میں دیگر نوجوانوں کو بھی بی بوائنگ ڈانس کا شوق ہوا. اب برکت علی نے اسٹریٹ ڈریمرز کرو کے نام سے ایک گروپ بنا لیا ہے. پاکستان کا تو کلچر جنرل پوائنٹ آف ویو کہ بھائی ڈانس جو ہے وہ ان ایتھیکل ہے, کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں. تو جب میں نے گھر سے اسٹارٹ کیا تو گھر پہ منع کرتے تھے, لیکن جو ہے آہستہ آہستہ لوگوں کو شعور آیا اس چیز کا اور انہوں نے ایکسیپٹنس دی ہے. ان باصلاحیت نوجوانوں کا تعلق گلگت بلتستان کی وادی ہنزا سے ہے. مشکل ہوتا ہے اس جگہ میں پریکٹس کرنا. آپ دیکھ سکتے ہیں فلور بہت ہی خراب فلور ہے جس میں جو ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں. اس پہ انجریز کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ہمیں جو ڈانس فلور چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں ابھی بھی انجرڈ ہوں, میرے نی میں جو ہے نا وہ بڑا شدید پین ہے. ڈاکٹر نے کہا ریسٹ کرو, لیکن جو ہے ہم کرتے ہیں پھر بھی, کیونکہ ایک شوق ہے, ایک پیشن ہے. تو لگتا رہتا ہے ہاسپٹل ہم لوگ کافی دفعہ گئے, کبھی انگلیاں ٹوٹی, کبھی لوور بیک میں لگا ہے, اسپیشلی مجھے بھی زیادہ لگا ہے. تو بس کرتے کرتے سیکھ گئے. ابھی اللہ کا شکر ہے تھوڑا سینس آ گیا کہ کیسے کرنا ہے. بہت لگا ہے, گردن میں بھی موچ آئی تھی, ہاتھ میں بھی لگا تھا, مگر پھر بھی میں نے جاری رکھا شوق کو پورا کرنے کے لیے. اپنے فن میں مہارت رکھنے والے یہ نوجوان بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کی خواہش رکھتے ہیں. چاہتا ہوں کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کروں اپنے کرو اور سولو میں بھی جا کے. اور ریڈ بل جیسے بڑے ایونٹ, اربن ڈانس ہوئے, IBA ہوا, اور R16 جیسے ایونٹس میں جا کے پارٹیسپیٹ کر کے اپنا پرچم لہرانا چاہتے ہیں ہم لوگ. بچے بھی اس فن کو سیکھنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے. بی بوائنگ ڈانس کے یہ متوالے کہتے ہیں انہیں اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے, اور ان کا مقصد ہے اپنے فن سے اپنی منفرد پہچان بنانا. اور آخر میں کچھ خبریں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے. آسکر ایوارڈ دینے والی اکیڈمی آف موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنسز کا اپنا ہی آئیڈیا فلاپ ہو گیا. اکیڈمی نے آسکرز کی تقریب میں لوگوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے اگلے سال سے مقبول ترین فلم کی کیٹیگری شامل کرنے کا حال ہی میں اعلان کیا تھا, لیکن سخت تنقید کے بعد اسے یہ آئیڈیا ڈراپ کرنا پڑا. ہالی ووڈ میں اس ہفتے اور کیا کچھ ہوا بتا رہی ہیں وردہ خلیل. امریکی اداکارہ سے برطانیہ کی شہزادی بننے والی میگن مارکل اب 2018 کی سب سے خوش لباس شخصیت بھی بن گئی ہیں. انہیں یہ اعزاز دینے والے پیپل میگزین کے مطابق برطانوی شہزادے ہیری کی بیوی میگن کے سٹائل نے فیشن انڈسٹری پر بھی اثر چھوڑا ہے. میگن کے سٹائل کو مارکل سپارکل کا نام بھی دیا جا رہا ہے. گرمیوں کی چھٹیوں میں اس سال امریکی باکس آفس پر بزنس بھی خاصا ہٹ رہا. اس سال ریلیز ہونے والی فلموں نے گزشتہ سال کے مقابلے میں 15% زیادہ کمائے. ان میں زیادہ تر پہلے آئی فلموں کے سیکول تھے, جن میں انکریڈیبل 2 $60 کروڑ کما کر سب سے آگے رہی. دیگر کامیاب فلموں میں ڈیڈپول 2, جراسک ورلڈ 2 اور مشن امپاسبل فال آؤٹ شامل ہیں. سمر باکس آفس کا اختتام ایک اور سپر ہٹ کریزی رچ ایشینز پر ہوا, جو اب بھی باکس آفس پر نمبر 1 ہے. لیکن گیم آف تھرونز میں ایک لانسٹر ایسے بھی ہیں جس نے حقیقی زندگی میں قرض اتارنے کے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی. HBO کے بلاک بسٹر ڈرامہ میں جیمی لانسٹر کا کردار ادا کرنے والے ڈینش اداکار نیکولاس کولسٹر والڈو کو امریکی عدالت نے اپنی سابق مینیجر کو واجبات ادا کرنے کا حکم دیا ہے. نیکولاس نے انہیں برطرف کر دیا تھا, لیکن عدالت کا کہنا ہے کہ سابق مینیجر کی مدد سے ملنے والے کام کے کمیشن پر اب بھی ان کا حق ہے. وردہ خلیل, اردو VOA. اور ہالی ووڈ ہائی لائٹ کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. ویکینڈ پہ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا فیس بک کے ذریعے. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.